मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे सेनेट के इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें किसको कैसे टिकट मिला है और फैसल वावडा साहब की जो एंट्री हुई है वो कैसे हुई है। और एक मशहूर केस आपने सुना होगा, शारक जतोई वो शाहजेब कत्ल केस, उसके भाई को भी पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब क्या करने जाएगी, क्या एक बार फिर उन्हें फर्रुख नसीम मिलेगा? और जो पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया है एएनपी से और नेशनल पार्टी से बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात में क्या क्या जोड़ तोड़ होगी, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और इसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे कि सूबाई वजीर जाम खान शोरो, जिनके पास दो दो मिनिस्ट्रियों के कलमदान है, उसकी पार्लियामानी सियासत में एंट्री कैसे हुई थी और अब 90 अरब रुपए की खरीदारी होनी है, उसका क्या हशर नशर होगा। और आपको आगाह करेंगे कि क्या एक बार फिर चोरों को चौकीदार बनाया जाएगा या इस मर्तबा कुछ बेहतर होगा, या ये मुकेश चावला वाले पैटर्न पे ही काम चलेगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो 12 नशस्तें हैं उनमें से 17 के फॉर्म जमा हुए हैं, उनमें 6 वो रिटर्न हो जाएंगे, वो मतलब कागजात वापस ले लेंगे जनरल नशस्तों पे, आजिज दामरा और जो बाकी हैं, और जो है डॉक्टर करीम ख्वाजा और सुरेंद्र विलासाई, ये वापस कर लेंगे। बाकी हतमी उम्मीदवार कौन है उनके मतलब आपको बताएं, उनमें है काजम शाह। ये काजम शाह कौन है? ये तो भाई अभी की बात है कि जीडीए छोड़ के खैरपुर से ताल्लुक है, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी पीपल्स पार्टी में, अब उन्हें भी टिकट दिया गया है। जो 6 इन्होंने उम्मीदवार रखे हैं वो आगे चल के बता दें। और अशरफ जतोई, ये अशरफ जतोई कौन है? ये बड़ी हमारे मुल्क की जो तमीराती कंपनी है अशरफ डी बलोच, उसका मालिक सिकंदर जतोई, और उनके भाई के नाम पे ये अशरफ उन्होंने अपने बेटे पे नाम रखा है, वो सरदार अशरफ बलोच डी बलोच, वो उनके नाम पे वो कंपनी, ये उनका भाई है और वो उनका बेटा है। और इसके भाई अशरफ जतोई के सिकंदर जतोई साहब को कम लोग जानते होंगे, हालांकि वो तो इंटरनेशनल शख्सियत है, लेकिन शारक जतोई को हर कोई जानता है। वो शाहजेब कत्ल केस जो हुआ था, फिर वो कम उम्री, उसमें क्या क्या चला, और वो केस तो अब खत्म हो गया। तो ये अशरफ जतोई उसके भाई हैं और सिकंदर जतोई साहब के आसिफ अली जरदारी साहब से बड़े दरीना बड़े ताल्लुकात हैं। ये जो मलक रियाज है ये भी कल की बात है, ये भी नहीं थे, उनसे भी उनके पुराने ताल्लुकात, ये बहरिया बहरिया ये बात के किस्से हैं। और मेरे ख्याल में मलक रियाज भी आसिफ जरदारी साहब के पास सिकंदर जतोई के तवस्सुत से आया था। और बाकी जो जिनको टिकट दिया गया है, हाँ, उसमें मसरूर एहसन साहब, वो पुराने पुराने कारकुन रहे हैं, रहनुमा रहे हैं पीपल्स पार्टी के, उसको भी याद किया गया, ये अच्छी बात है। और बाकी जो नाम है शायद मैं भूल जाऊं, आपको बताते हैं। हाँ, नदीम भुट्टो, ये भी पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन रहा है, ये जनरल नशस्तें वाले बता रहे हैं। और सरफराज राजड़ और दोस्त अली जैसर, ये 6 इन्होंने हतमी रखे हैं, 7 में से 7 सीटें हैं कि। लेकिन ये जैसर का जो नाम है, ये मुझे लग रहा है कि ये 12वां खिलाड़ी है। इसको पहले भी टिकट विकेट का मामला हुआ था, इनको फॉर्म वार्म भरा था लेकिन वो नहीं जीत सका था। लेकिन अब देखेंगे वो किस पोजीशन पे आते हैं। और जो टेक्नोक्रेट के 2 हतमी उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, वो बैरिस्टर जमीर अहमद गुमरो, जो एडवोकेट जनरल सिंध भी रहे हैं, बड़े कानूनदान हैं। मेरे ख्याल में 2021 में भी वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की क्यादत ने कहा था कि नहीं, आपको आइंदा जो टेन्योर होगा उसमें हम आपको मौका देंगे। और दूसरा टेक्नोक्रेट जो है वो है सरमद अली। ये सरमद अली कौन है? ये सरमद अली जंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एपीएनएस जो ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उसके सदर भी रहे हैं। ये जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक है। और मेरी इतला ये है कि शायद एक एडवाइज़र जो बने सिंध में अभी 2 एडवाइज़र और आने हैं और 8 मिनिस्टरों की भी गुंजाइश है, तो वो कोई सेनेटर हो सकता है। तो इस इम्कान को अक्सर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि ये सरमद अली साहब सेनेटर मुंतखब होने के बाद हो सकता है कि एडवाइज़र बने और उन्हें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कलमदान दिया जाए। और खवातीन की नशस्तों पे वो कुर्रतुल ऐन मरी, जो एनी मरी के नाम से मशहूर है, ये शाजिया मरी साहिबा की बहन है।
ये अभी 10 मार्च को ये रिटायर हुई थी, दोबारा इन्हें टिकट दिया गया है। और रुबीना कायम खानी साहिबा जो पहले मिनिस्टर भी रही है, ये पुरानी कारकुन रही है, जो मेरे ख्याल में नोडेरो हाउस भी संभालती है, परवीन कायम खानी साहिबा, ये उसकी दुख्तर है, उसकी बेटी है। तो ये पीपल्स पार्टी के हतमी उम्मीदवार हैं। और जो अक़लियती उम्मीदवार हैं वो पूंजोमल भील, वो जो साबिक एमपी भी रहे हैं, वो हतमी उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, और वो तो कामयाब हो जाएंगे। एक ही अक़लियतों की नशस्त है। और जो सुरेंद्र विलासाई ने जो फार्म भरा है वो वापस आ जाएगा। और सिंध में आपको बता दें कि एक सूरत हाल ये है कि 12 नशस्तें हैं, 12 में से 5 जनरल नशस्तों पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। और दोनों टेक्नोक्रेट और दोनों खवातीन, वो भी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि 166 का ऐवान है अभी, उनमें 116 जब पीपल्स पार्टी के पास एमपी हो तो वो तो मुकाबला ही नहीं है। और हो सकता है कल स्क्रूटनी होनी है कि टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशस्तों पे शायद जो है वो बिला मुकाबला आ जाए। मुत्तहिदा तो मेरे ख्याल में नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले वो भले 4-4 वोट या 2-2 वोट ही लें, लेकिन हो सकता है कि वो वापस ना करें कागजात और उसी पे भी इलेक्शन हो। और आपको बताएं कि ये जो फैसल वावडा साहब है, इसकी एंट्री एमकेएम के मेरे ख्याल में अली खुर्शीदी और जो है आदिल अस्करी, वो इनके प्रोपोजर और सेकंडर हैं, और फार्म उन्होंने आज़ाद हैसियत से भरा है। अब ये क्या कहानी है, जैसे आपको बताया कि पीपल्स पार्टी की 10 नशस्तों पे अक़लियत समेत पोजीशन क्लियर है, बाकी 2 जनरल नशस्तों पे मुकाबला है। उसमें भी जो अदाद व शुमार के हिसाब से देखा जाए तो 37 एमपीएस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, उनका एक सेनेटर तो बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जो वोट चाहिए, हर वोट सेनेट में एक वोट 100 पॉइंट काउंट होते हैं, यानी यूं समझे कि 21 वोट, या वो जो फिगर बनती है वो तो बनती है कि 2751 की, यानी 21 वोट, बाकी उनके पास जो 16 वोट वो एक्स्ट्रा है मुत्तहिदा के पास, तो वो दे सकते हैं फैसल वावडा साहब को। हालांकि अगर देखा जाए तो जीडीए अगर इनकी हिमायत कर दे, लेकिन जीडीए वाले तो ऐवान में आ भी नहीं रहे। और अगर कोई इनकी और भी हिमायत ना करे, सिर्फ पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान मुकाबला हो, तो भी जीत सकती है एक और सीट। मुत्तहिदा के 2 सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन क्या बात है कि इस पीपल्स पार्टी तकड़ी गेम खेलती है, अब उसको कैसे रोका जाए। तो ये फैसल वावडा साहब को हो सकता है कि ये अपना एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे मुत्तहिदा वाले, वो जो 16 एक्स्ट्रा वोट है वो उन्हें देंगे। और पीपल्स पार्टी के पास भी तकरीबन 11 वोट इजाफी हैं जनरल नशस्तों पे, 5 सेनेटर अपने मुंतखब कराने के बावजूद भी। तो ये गेम ऐसे ही मतलब चल सकती है, जैसे आपको याद होगा कि 2018 में वो फर्रुख नसीम साहब, बड़े बड़े वो वकील कानूनदान, वो कहाँ से आया था, वो किसके कहने पे ये मुत्तहिदा मुत्तहिदा का, क्या वो मुत्तहिदा का कारकुन रहा है कोई दरिंदा। ये सेनेट के इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, वो भी जिन्होंने उनको भेजा था, हो सकता है कि फैसल वावडा को इस ये सोच के जो है मैदान में उतारा गया है। पीपल्स पार्टी भी वो थोड़ा बहुत वो कर सकती है। तो ये गेम फैसल वावडा साहब के लिए वो हमें, आपने सुना होगा कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि हमारी तो ख्वाहिश है कि 12 की 12 सीटें ले, लेकिन वो 12 का तो अब नहीं, वो उनकी 11 सीटें लेने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन वो फैसल वावडा की वजह से मेरे ख्याल में गेम थोड़ी इधर उधर होगी, तो वो 10 सीटों पे ही रहेंगे। और एक अलायंस हुआ है बलूचिस्तान में, वो अलायंस पीपल्स पार्टी ने किया है एएनपी से भी और नेशनल पार्टी से भी। अब नेशनल पार्टी के वहाँ पे 4 वोट हैं, 4 अरकान हैं, और एएनपी के 3 हैं। वहाँ पे जनरल नशस्त पे कामयाबी के लिए तकरीबन 8 वोट चाहिए, 8 से थोड़े कम चाहिए, क्योंकि वहाँ भी 2 नशस्तें खाली हैं, एक जाम कमाल साहब की और सरदार अख्तर मेंगल साहब, वो उन्होंने सूबाई सीटें छोड़ दी थी, वो भी कौमी असेंबली में। तो वहाँ भी 65 में से तकरीबन 63 अरकान हैं। वहाँ पे ये जो आपको बता रहे हैं कि इत्तेहाद हुआ है, इंतखाबी इत्तेहाद, ये खुद पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी थी। ऐसे नहीं कि वो 3 सीटों वाले 4 सीटों वालों को उन्होंने छोड़ दिया, और नवाज लीग की भी मजबूरी थी। अब 2-2 जनरल नशस्तों पे तो वो अपने उम्मीदवार कामयाब करा सकते हैं, पीपल्स पार्टी भी, नवाज लीग भी, क्योंकि नवाज लीग की 17 सीटें हैं वहाँ, और पीपल्स पार्टी की 18 सीटें हैं बलूचिस्तान असेंबली में, और बाप पार्टी की 4 सीटें हैं, तो ये 40 की फिगर बन रही है। और वो एक एक खवातीन और एक एक टेक्नोक्रेट भी, उनकी सीट वो पक्की, लेकिन वो दोनों चाहते हैं कि नहीं, दोनों खवातीन और वो दोनों टेक्नोक्रेट्स पे नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के, यानी 4-4 सीटें उनके हिस्से में आए। तो उन्होंने वो सीट सिक्योर करने के लिए उन्होंने एएनपी पे भी इत्तेहाद किया है, और नेशनल पार्टी से भी, कि अब देखें कि जान मोहम्मद बुलेदी साहब वो पीपल्स पार्टी और मुश्तरका उम्मीदवार हैं नेशनल पार्टी के, और ऐसे ही एमएल वली खान वो पेशावर से पीपीके से,
वो आके लड़ रहे हैं, उस वो भी एएनपी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार, और मौलाना फजल रहमान साहब के 12 एमपीए हैं, उनकी एक जनरल नशस्त तो काफ़ी है। ये जो उन्होंने ये इनको इंगेज किया है, वो इसलिए भी कि अगर ये सब उस तरफ चले जाएँ, पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अलावा सब अगर मिल के इलेक्शन लड़ें, तो फिर ये पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग 3-3 सीटों पे महदूद रहेगी। एक-एक उनसे टेक्नोक्रेट और खवातीन की निशस्त वो फिर नहीं जीत सकते। अब उनको एंगेज करने के लिए उन्होंने ये किया है, और मेरे ख्याल में वहाँ पे बलूचिस्तान वो बीएनपी अवामी के पास भी एक एक वोट है, एक एमपी है, वो भी इनको मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को पड़ेगा, यानी 68 वोट इधर आ गए। तो मौलाना फजल रहमान साहब की भी गेम थोड़ी वहाँ पे गड़बड़ है। उन्हें अगर सिर्फ 4 अरकान की हिमायत मिल जाती तो वो भी 2 अरकान अपने सेनेट के वहाँ बलूचिस्तान से मुंतखब करा सकते थे, लेकिन ये सारी गेम ऐसे चल रही है। और मज़े की बात कि वहाँ पे खवातीन की जो उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी ने जो अनाउंस की है वो है इशरत द्रोही। ये इशरत द्रोही, मुझे कोई बता रहा था कि ये रिश्तेदार है हसन अली द्रोही की। जी जी, वो लैंड ग्रेबर, ये वो जिस पे वो इल्जामात लगते रहे। और हसन अली द्रोही की पहले भी उसकी जो वाइफ है, मेरे ख्याल में समीना मुमताज जहरी, वो ऑलरेडी सेनेटर है। और आपको इसके मुतल्लिक भी आगाह करें कि हसन नकवी साहब साबिक सीएम पंजाब और वफाकी वजीर है, वो भी आज़ाद हैसियत में पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कैबिनेट में शामिल हैं, और वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। और चेयरमैन पीसीबी मतलब आप समझते हैं कि किसके जोर पे लगे होंगे? आसिफ अली जरदारी साहब, उनके लिए चेयरमैन पीसीबी का ओहदा बड़ा वो अहम होता है। पहले भी उन्होंने एक दो लोग अपने वो लगवाए हैं। और जहां तक इसका ताल्लुक है हसन नकवी साहब का, ये कैबिनेट में शामिल है, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है। ये नवाज लीग के करीब नहीं रहे हैं हसन अली नकवी साहब। मुझे याद आ रहा है, चंद साल पहले की बात है, मैंने एक स्टोरी दी थी, वो इस वक्त ये एक चैनल संभालते थे, नकवी साहब, हसन नकवी साहब। उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया था कि ये खबर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैंने उन्हें बताया था कि नहीं, आपको सही लोग नहीं बता रहे हैं, ये मामला ऐसे हैं। तो ये अगर कैबिनेट में बैठे हैं तो इनडायरेक्ट तौर पे समझें कि ये पीपल्स पार्टी कैबिनेट में बैठी हुई है। और जो केपीके में भी पीपल्स पार्टी ने एक वो टिकट दिया है, मेरे ख्याल में रुबीना खालिद साहिबा को, वो सीट निकाल सकती है। पहले भी वो सेनेटर रही है, और वो उसको गुर जानते हैं, वो उनके खानदान वाले, वही वहाँ पे वो सीट निकाल सकते हैं 5-6 सीट के होने के बावजूद भी। तो नाज़रीन, अब देखें कि सेनेट के इंतखाबात के नतायज क्या आ रहे हैं। 2 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, वो हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इंट्रो में आपको बताया कि जाम खान शोरो साहब वो वजीर आबपाशी भी हैं, वजीर खुराक भी हैं सिंध में। उनकी सियासत में बताएं कि एंट्री कैसे हुई थी। बिल्कुल मेरे मुसद्दक़ ज़राए हैं, ये पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है, याद आ गई अब। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। जब इनको पहली मर्तबा टिकट मिला था, पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, उस वक्त क्या है, इन्होंने क्या कुर्बानी दी थी। प्राइम लोकेशन वाली 4 एकड़ जमीन जो हैदराबाद बाईपास पे, वो बंदे ने मुझे एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे दिखाई भी थी, वो दी थी, उसकी कुर्बानी दी थी, तब जाके इन्हें टिकट मिला था। अब देखें कि ये मिनिस्टर भी बन गए हैं। इस तरह इनकी पार्लियामानी सियासत में एंट्री हुई, और देखते ही देखते आप देख रहे हैं कि उसको हर दौर में वजारत मिल रही है। अब देखना ये है कि फूड डिपार्टमेंट में जब ये आए हैं तो ये मुकेश चावला वाला धंधा ही चलाएंगे या कुछ बेहतरी दिखाएंगे। अब बाकी इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये रहा है, जैसे आपको बताया कि ये किस तरह इनकी जो है पार्लियामानी सियासत में एंट्री हुई थी। लेकिन अब ये सेक्रेटरी तो जाएगा, मेरे ख्याल में कल परसों ये तबादले होने हैं। ये नासिर अब्बास सूमरो इस बबलू से, इससे तो जान छुटेगी। और अब बड़ा मसला ये है कि जो फैसला हुआ है, 9 लाख टन यानी 90 लाख बोरी गंदम की खरीदारी करनी है, 90 अरब रुपए की। हमेशा उसके साथ ही खिलवाड़ होते हैं, सारी करप्शन वहीं भी होती है। रिलीजेस में तो अलग मामला आते हैं, लेकिन अब मुझे जो लग रहा है कि ओपन मार्केट कम होगा, सरकारी रेट ज़्यादा होगा, तो अब हर कोई चाहेगा कि फूड डिपार्टमेंट हमसे गंदम ले। फिर बारदाने पे कमीशन चलेगी, और जो बारदाने पे कमीशन का मामला है, वो तो ऊपर तय होता है। वो चल रहा आप 2013 में जब थे, या 14 में, या उसके बाद भी, या वो मुनीर महर का आपको जिक्र बता चुके हैं कि वो किस तरह 68 करोड़ में ठेका ले आया था। फिर उनको थोड़ा वो लॉस हुआ था, कह रहा था कि 18 लाख करोड़ रुपए मैंने घर से दिए। तो अब ये भी है, ये बारदाने पे कमीशन चलेगी, ये उसी 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 चैनल से होगा। अब देखेंगे जाम खान शोरो उसमें
कितनी बोली लगाते हैं, कितना उसको जो है बढ़ाते हैं। लेकिन असल बात आपको जो बताएं कि ये जो खरीदारी होगी वो कैसे होगी, क्या उन चोरों को फिर से चौकीदार बनाया जाएगा? हर साल यही होता है कि हाँ आ गए सस्पेंड, वो गंदम खा गए, फिर इधर से उधर, फिर वो बहाल हो गए, वही होगा। और इसमें एक बड़ी बात आपको बताएं कि आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि वो जो 53 लोग हैं जिन्हें सक्खर की नैब कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन ले, आपने क्या एक्शन लिया है हमें भी बताएं। उनमें जिनमें ये निजाकत हिस्बानी भी शामिल है, दुर्मन चाचड़ भी, ये लंबू कुर्बान कलवड़ भी। अब उनके लिए तो सेक्रेटरी बड़ी लिखा पढ़ी कर रहा था कि इनके मतलब बताएं कि क्या एक्शन हुआ है, क्या हुआ है, ये है, क्या करना है। क्या उन्हें भी पोस्टिंग देंगे? अगर कल उनके खिलाफ कोई एक्शन करना पड़ा तो फिर जब वो डिक्लेयर हो चुके हैं कि वो गैर कानूनी तौर पे भर्ती हुए हैं, फिर अरबों रुपए की मालियत की वो गंदम उनको अगर खरीदारी दी जाए, तो फिर आगे चल के अगर इनको इधर उधर होना पड़ा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खुदारा इनको तो रोकें। और जहां तक लोगों की बातें ये इसी में आ जाते हैं कि हमारे पास ऑफिशियल्स नहीं है, खरीदारी कैसे हो खरीदारी। अरे भाई, ये मामा लालू ग्रुप, ये जो आपने 30 बाय 32 ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल लगाए हुए हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल लगाने की क्या जरूरत है? इनकी जिम्मेदारी दें, एक दो 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 तीन तीन तहसील इनको दे दें। और बाकी ये जो वो लड़के हैं सुपरवाइजर वगैरह, वो उनके अंडर में दे दें कि वो उनकी सुपरविजन में वो खरीदारी करें। हाँ, इंस्पेक्टर को आप सेंटर दे दें, एएफसी को आप सेंटर दे दें, सुपरवाइजर से ये ना कराएं काम। ये यहीं पे धंधा होता है और यहीं पे ये करप्शन सारी। अब देख भी रहे हैं कि इतना जो है 70-80 अरब रुपए की करप्शन फूड डिपार्टमेंट में हो चुकी है। कहाँ है गंदम? इतना कर्जा चढ़ चुका है। और आपको आगाह करें कि अब एक बात जो मुझे अच्छी लग रही है कि देखें कि इस पे ये कायम रहते हैं या नहीं। अब 9 लाख टन जब गंदम खरीदारी करनी है तो उसके लिए पैरामीटर क्या होना चाहिए? जब कह रहे हैं कि 4 लाख टन गंदम हमारे पास पड़ी हुई है, 4 लाख टन गंदम मतलब कि 40 लाख बोरी गंदम जब पड़ी हुई है, तो फिर उसका पैरामीटर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पड़ी हुई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने उसमें थोड़ा काम दिखाया और गंदम निकाल ली। जहां पे गंदम निकल गई है वहां पे टारगेट बढ़ना चाहिए, जहां पे गंदम ज्यादा पड़ी हुई है वहां पे ज्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। ये अल्ताफ मक्सी नन्हे दलाल की ख्वाहिश पे या किसी और के ख्वाहिश पे। और उसमें जो आपको मुस्तबद बात बता रहे हैं, कहा वो मेरी नजर से वो एक रिपोर्ट गुजरी है कि उन्होंने जो टारगेट रखा है वो आपको बताएं कि हैदराबाद रीजन टोटल जो टारगेट है वो 14,70,000 बोरी, और उसमें भी दादू डिस्ट्रिक्ट में 6 लाख बोरी गंदम का टारगेट। मेरे ख्याल में वो भी ज्यादा है, दादू से भी गंदम नहीं निकली थी। और नौशेरो फिरोज में तकरीबन बेनजीर, और माफ कीजिएगा, शहीद बेनजीराबाद रीजन में 33,50,000 बोरी गंदम, उसमें ज्यादातर जो है वो बेनजीराबाद की, वहां से ज्यादा गंदम निकली थी। लेकिन वहां भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नौशेरो फिरोज में भी इतना टारगेट ज्यादा क्यों रखा है। सांगड़ की तो बात चलो ठीक है, और मीरपुर खास में भी तकरीबन 2.5 लाख बोरी गंदम, और सक्खर रीजन में 31,80,000 बोरी गंदम, जिसमें से 12.5 लाख बोरी गंदम खैरपुर की बिल्कुल वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और मेरे ख्याल में 12 लाख है, 23-24 हजार इतनी घोटकी की, और 7 लाख जो है सक्खर की। और लाड़काना रीजन में पूरे रीजन के लिए जो टारगेट रखा गया है वो 7.5 लाख बोरी गंदम है, जिनमें से लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की 2.5 लाख बोरी, शिकारपुर और कंबर शदाद कोट में 1.5 लाख बोरी गंदम, और कश्मीर और जैकबाबाद में 1-1 लाख बोरी गंदम। क्योंकि वहां से गंदम उठी ही नहीं, वहां गंदम थी कहाँ, वहां तो सारा किचरा। क्या फिर उनका टारगेट बढ़ाएंगे? इसी पे पैरामीटर पे ये कायम रहेंगे? देखते हैं कि ये डायरेक्टर इस पे कायम रहता है, ये मिनिस्टर इस पे कायम रहता है, सेक्रेटरी कायम रहता है, या फिर वहां पे फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा कि नहीं इतनी कमीशन इतनी बढ़ाए, किराए हो रही है कि ग्रोवर्स का वो रेट गिर जाएगा, आबादगार मारे मारे फिर रहे हैं। ये आबादगार ये कुछ भी नहीं है, इनके मफादात में ये कुछ नहीं करते। ये सारा धंधा बारदाने पे कमीशन का है। अब देखें कि नन्हे दलाल का क्या होता है, और नन्हे दलाल का कोई बंदोबस्त करें। ये जो कराची में इन्होंने जो गंद किया है, अब मेरे ख्याल में कराची तो उनके पास नहीं रहेगी। और मुझे कोई बता रहा है कि वो मकसूद चपरासी का भी मुंह उतरा हुआ है, शायद वो अब डिपार्टमेंट में ही ना रहे। तो उन्हें सबसे बड़ी परेशानी इतनी है कि जब वो नहीं होंगे और सेक्रेटरी भी कोई नया आएगा, तो फिर ये जो उन्होंने गंद किया है, ये जो गुल खिलाए हैं, ये तो मामला फिर इनको कौन संभालेगा? ये तो ऐसे ही करते रहे हैं ना, एक साल गंद किया फिर खुद ही उसको छुपाया, ऐसे किया, उन्हें कैसे वो रास्ता मिलेगा? वो भी इनकी परेशानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।